स्कूल अब अंधभक्त बनाने की फैक्ट्री है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, ये बताने से पहले एक सवाल। क्या हमारे बच्चों की किताबें सिर्फ पढ़ाई का माध्यम है या आने वाली पीढ़ियों की सोच को आकार देने का औजार भी? क्या स्कूल की सोशल साइंस और साइंस की किताबों में जो लिखा जाता है वो सिर्फ तथ्य होते हैं या उनमें समय समय पर सत्ता और विचारधारा की छाप भी दिखाई दे सकती है? तथ्यों को देखने से ऐसा ही कुछ लग रहा है कि अब बच्चों को बिना किसी तर्क, तथ्य और वैज्ञानिक अप्रोच के ही एक मानसिक पूर्वाग्रह के आधार पर एक खास राजनीतिक विचारधारा का प्रयोगशाला बना दिया गया है। चलिए हम बताते हैं कि आखिर हमारे आपके बच्चों के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वैसे तो एनसीईआरटी अपने सिलेबस को लेकर के पिछले काफी समय से विवादों में चल रही है, लेकिन हालिया विवाद तब सामने आया जब एनसीईआरटी ने न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रष्टाचार शब्द शामिल किया। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जो अभी चल रहा है और उन सारे पुराने विवादों की जिसने एनसीईआरटी, न्यायपालिका, शिक्षा नीति और विचारधारा थोपने की बहस को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हम क्या पढ़ेंगे ये कौन तय कर रहा है, किस मंशा से तय कर रहा है का विवाद तब शुरू हुआ जब एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड भाग 2 को जारी किया। इस बुक में एक हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नाम का चैप्टर है। इसमें न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक खंड शामिल है जिसमें भ्रष्टाचार और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या का अभाव, जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और खराब बुनियादी ढांचा जैसे कई कारणों से लंबित मामलों की भारी संख्या का उल्लेख किया गया है। इसी में आगे कहा गया है कि जुलाई 2025 में दिए गए एक हालिया बयान में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार और कदाचार के ऐसे मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाओं का जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे पूरी व्यवस्था की निष्ठा में विश्वास कमजोर हो सकता है। विवाद का असली कारण यही है। एनसीईआरटी की इसी बात को न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान में लिया है। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की पुरानी राजनीति विज्ञान की किताब में न्यायपालिका पर आधारित चैप्टर में न्यायपालिका की भूमिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, अदालतों की संरचना और उन तक पहुंच का वर्णन किया था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद तो एनसीईआरटी ने माफी मांग ली है और इस भ्रष्टाचार वाली बात को हटाने पर सहमति भी जताई है। अब सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या संवैधानिक संस्थाओं की आलोचनात्मक चर्चा एक निश्चित संतुलन के साथ होनी चाहिए? यह बहस कोई नई नहीं है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथ्य यह भी है कि भारत की अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। न्याय में देरी एक वास्तविक समस्या है और समय समय पर न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी सार्वजनिक चर्चा होती रही है। लेकिन स्कूल स्तर पर इन विषयों को किस भाषा और किस संदर्भ में पढ़ाया जाता है या फिर ऐसा पढ़ाने के पीछे मंशा क्या है, सारा विवाद इसी बात का है। इसके अलावा भी एक सवाल यह उठता है कि क्या संवैधानिक संस्थाओं के बारे में इतनी बड़ी संस्था जिसके ऊपर बच्चों के भविष्य और समाज के मनोवैज्ञानिक सोच को आकार देने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो इतनी बड़ी गलती इतनी आसानी से तो नहीं कर सकती है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है? नहीं, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे खास तरह की विचारधारा का पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो भी नियमों को ताक पर रखकर सिस्टमेटिक तरीके से। इस बात को समझने के लिए एनसीईआरटी द्वारा किए गए पुराने बदलावों को देखना जरूरी होगा। पिछले कुछ सालों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में कई बदलाव हुए हैं जो कि अब तक सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इन बदलावों में एक खास वैचारिक पैटर्न दिखता है। 2022 और उसके बाद के संशोधनों में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान की किताबों से कुछ अध्यायों को पूरी तरह या फिर कुछ अंशों को हटा दिया गया है। जैसे कक्षा 7 की इतिहास की किताब से दिल्ली सल्तनत के शासकों, मामलुक यानी गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी और लोदी से संबंधित कई पेज हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही मुगल सम्राटों की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत वर्णन करने वाली 2 पेज की तालिका भी
हटाई जा चुकी है। इसी क्रम में दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में बताने वाले 3 पेज और मस्जिद के बारे में विस्तार से बताने वाला एक खंड भी हटा दिया गया है। राजा और इतिहास मुगल दरबार नाम का एक चैप्टर था जिसमें अकबरनामा और बादशाहनामा सहित मुगल काल की पांडुलिपियों का वर्णन था। इसे भी क्लास 12 की इतिहास की किताब से हटा दिया गया है। क्लास 11 और 12 के लिए एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान की बुक से आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध के उल्लेख को भी हटा दिया गया है। यह प्रतिबंध 1948 में आरएसएस से जुड़े कट्टरपंथी हिंदू नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या के बाद लगाया गया था। इसके अलावा हटाए गए विषयों में महात्मा गांधी की हत्या के लिए चरमपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए प्रयासों के पैराग्राफ को भी हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी बुक में एक वाक्य था कि गांधी इस बात से आश्वस्त थे कि भारत को केवल हिंदुओं का देश बनाने का कोई भी प्रयास भारत को नष्ट कर देगा। सोचिए, गांधी जी की इस लाइन को भी हटा दिया गया। इसके अलावा एक अन्य वाक्य जिसे हटा दिया गया, उसमें कहा गया था कि गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। एनसीईआरटी ने कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की नई किताब जिसका शीर्षक संविधान क्यों और कैसे, इससे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के संदर्भों को भी हटा दिया है। मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री और संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद देश का संविधान तैयार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना नहीं, फहरिस्त बहुत लंबी है। एनसीईआरटी बुक के पुराने संस्करणों में एक वाक्य था, आप लोग स्क्रीन पर वो वाक्य देख सकते हैं, लेकिन अब उसे बदल करके ये कर दिया गया है। तब सवाल यही आता है कि आप किसी के पद को हटा देंगे तो क्या उनका कद छोटा हो जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि जिनके कद के पीछे आप लोग पड़े हैं वो लोग तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपने कद को सर्वोच्च पर स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा संघवाद और डाइवर्सिटी यानी विविधता वाले पार्ट को हटा दिया गया है, ऑब्वियस रीजन से। इसी तरह 2002 के गुजरात दंगों, बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना और कुछ लोकतांत्रिक आंदोलनों को इन किताबों से हटा दिया गया है और 2022 में हुए महाकुंभ को जोड़ दिया गया है। अब बताइए, क्या इसे सेफ्रनाइजेशन नहीं समझा जाएगा, जो कि अब राजनीति से आगे बढ़ करके बच्चों की किताबों तक आ गया है? ये मामला यही इतिहास और सोशल साइंस की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये साइंस की किताबों तक भी पहुंच गया है। आप लोग भी थोड़ा चौंक रहे होंगे कि साइंस में कहां से राजनीति आ गई भाई, और वो भी बच्चों की साइंस की किताब में। इतना तो ऊपर बताई गई बातों से आप समझ ही गए होंगे कि जब एक एक लाइन को इतने बारीकी से चुन चुन करके हटाया गया है जो कि इस विचारधारा के आड़े आ रही थी, तो साइंस की तो क्या ही औकात है। क्लास 9 और 10 की विज्ञान की किताब से पीरियोडिक टेबल और डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से जुड़ी बातों को हटा दिया गया है। अब ये बातें बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएंगी। इसका कारण आप लोग जानेंगे ना तो इनके साइंटिफिक टेम्परामेंट और मानसिक पूर्वाग्रह को समझ पाएंगे, जो कि बच्चों और समाज के लिए एक खतरे की घंटी हैं। क्योंकि भाजपा से जुड़े हुए ही एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उनका मानना है कि भारतीय हिंदू ऋषियों के वंशज हैं, न कि बंदरों के। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे सत्यपाल सिंह ने कहा था कि चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से गलत था। इन लोगों का मानना है कि स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत है। जब से मनुष्य पृथ्वी पर अस्तित्व में आया है वो हमेशा मनुष्य ही रहा है, किसी ने भी बंदर को इंसान में बदलते हुए नहीं देखा। इसके अलावा 2019 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति नागेश्वर राव ने दावा किया कि दशावतार ने डार्विन की तुलना में विकास का बेहतर सिद्धांत दिया था। इनके मतानुसार मनुष्य हिंदू देवता विष्णु के अवतारों के माध्यम से विकसित हुए हैं। ऐसा मानने वालों में बहुत से लोग हैं, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी सुरेंद्र जैन का कहना है कि डार्विन के सिद्धांत ने धर्म को एक दायरे में सीमित कर दिया है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, हमें दशावतार का प्रमाण मिला है। इसे केवल हिंदू छात्रों को ही नहीं बल्कि भारत के सभी छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसा करने के पीछे एनसीईआरटी के पीछे भी एक खास तरह के लोग काम कर रहे हैं। द टेलीग्राफ ऑनलाइन की रिपोर्ट तो यही बात बता रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार कई शिक्षाविदों ने इस गड़बड़ी का कारण पाठ्य पुस्तकों के लेखन और संपादन का काम आउटसोर्स करने की प्रथा को बताया है। एनसीईआरटी के एक अधिकारी ने कहा कि सभी किताबें बाहरी विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा लिखी जा रही हैं। एनसीईआरटी के शिक्षक विषय वस्तु पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। पुस्तकें एनसीईआरटी के नाम से प्रकाशित तो होती हैं, लेकिन विषय वस्तु आरएसएस के विचारकों द्वारा तय
की जाती है। सामाजिक विज्ञान की किताब 32 विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें केवल 6 एनसीईआरटी फैकल्टी मेंबर शामिल थे। इस समूह का नेतृत्व मिशेल डेनिनो कर रहे हैं, जो आईआईटी गांधीनगर में गेस्ट प्रोफेसर हैं और कलयुग या भ्रम का युग और खोई हुई नदी सरस्वती के मार्ग पर जैसी पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का संपादन आरएसएस विचारक गजानन लोंढे के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा किया जाता है। इस टीम को एनसीईआरटी भवन में कार्यालय स्थान ऑफिस उपलब्ध कराया गया है, जहां अन्य शिक्षकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। ऐसा क्या है? पुस्तकों की गहन जांच सकलानी और प्रोफेसर मंजुल भार्गव द्वारा की जाती है, जिन्होंने एनडीए सरकार के साथ शैक्षिक नीतियों पर सहयोग किया है। एनसीईआरटी की आंतरिक संपादकीय टीम को विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत और लोंढे की टीम द्वारा गहन जांच की गई पाठ्यपुस्तकों में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं है। इन बदलावों के पीछे यही सारी ताकतें और विचारधारा काम कर रही है। अब आपको समझ में आ गया है कि किताबों में जो भी बदलाव होता है वो ऐसे तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कारण होते हैं, कुछ ना कुछ तो मंशा होती है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बता दीजिए, और ऐसे वीडियोस सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और वीडियो लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।